ट्वेल्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है बेटा कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी में क्या है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। दे एक्ट एज ए कैटालिस्ट। जैसे कि V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड या फिर डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड हम कहें, इज मैन्युफैक्चर्ड, किस में मदद करती है, इज हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। H2SO4 बनाने में ये कैटालिस्ट का काम करता है। दूसरा कैटालिस्ट कोबाल्ट हुआ, थोरियम हुआ, ये फिशर प्रोजेक्शन में यूज करे जाते हैं, फिशर टोपास प्रोसेस में यूज करे जाते हैं गैसोलीन बनाने के लिए। कोबाल्ट हुआ और तुम्हारा थोरियम हुआ, ये किस में यूज करे जाते हैं, गैसोलीन बनाने के। गैसोलीन पेट्रोल को कहते हैं बेटा। और तुम्हारा आगे निकिल हुआ, निकिल हाइड्रोजनेशन में हमने पढ़ा है, निकिल हाइड्रोजनेशन। अब मेनली हमें ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली कि वे कौन सा कहाँ यूज़ होता है। और मोलिब्डेनम है, जैसे एक MO मोलिब्डेनम हैवर प्रोसेस में यूज़ करते हैं। हैवर प्रोसेस क्या होती है, हैवर प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, रीज़न। एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी जो होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो किस कारण से होती हैं। नंबर पहला केवल तुम्हें लिखना है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और अगर ये कंप्लीट हुआ तो फिर ये मतलब D ऑर्बिटल अगर कंप्लीट है तो कैटालिस्ट की तरह काम नहीं करेगा। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट तुम्हें लिखना है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑक्सीजन स्टेट शो करता है ना, ये तो इंटरमीडिएट कंपाउंड की तरह ये काम कर लेता है। तो इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करना जो है, ड्यू टू इट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद है बेटा हमारे पास एक और टॉपिक है, कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड। अब कलर्ड कंपाउंड में हमें क्या करना है, कलर्ड कंपाउंड की तरह ये बिहेव क्यों करते हैं, ये कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट सारे कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, ऐसा क्यों। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जब कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं ऐसा क्यों होता है, तो हमें ये देखना है। अब कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं तो कलर्ड कंपाउंड के लिए क्या होगा भाई, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। और वो कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, वो हमें सिंपल सा रीज़न है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या देखना है बेटा हमें, इसमें हमें ये देखना है कि जो हमारे पास ये D ऑर्बिटल है, अब ये क्या है, ये D ऑर्बिटल है हमारे पास, ये क्या है, डिजेनरेट रहता है, ये सारे के सारे इकट्ठे रहते हैं।
मेनली जो कलर है उसमें तुम्हें सिंपल सी बात ये लिखनी है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनकम्प्लीट डी सब सेल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हेन एन एनाइन और लिगेंड्स अप्रोचेज द ट्रांजिशन मेटल आयन द डी ऑर्बिटल डू नॉट रिमेन डीजेनरेट। तो जब इससे कोई एनाइन या कैटाइन अप्रोच करती है, बॉन्ड बनाने की कोशिश करती है, तो बेटा ये पांचों के पांचों डीजेनरेट का मतलब इकट्ठे रहते हैं। ये डीजेनरेसी स्प्लिट हो जाती है दो पार्ट में मेनली। किसमें हो जाती है? दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। एक इसे T2G कह रहे हैं हम, एक को कह रहे हैं EG। अब इसमें होता है तुम्हारे पास DXY DYZ DXZ, ये DX स्क्वायर Y स्क्वायर और ये DZ स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि हमें ये देखना है कि भाई कलर कंपाउंड बनाने के पीछे अनपेयर्ड होने का रीज़न क्या है। मानो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 फिल हैं। अब हमें 7 फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। बेटा जब ऊपर जगह होगी तभी तो, ये तो है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, ये है हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप करेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब जंप करेंगे लोअर एनर्जी से हायर में, तो वहाँ ये रह नहीं सकते, बहुत टाइम तक वहाँ नहीं रहेंगे। तो फिर ये कम बैक आएंगे अपनी ग्राउंड स्टेट में। जब ये कम बैक आएंगे ग्राउंड स्टेट में, तो ये जो कलर एब्जॉर्ब करते हैं, पहले क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, या जो भी कलर ये एब्जॉर्ब करेंगे, रेडिएशंस ये एब्जॉर्ब करेंगे। तो लाइट इन्होंने एब्जॉर्ब करी, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये एनर्जी इनके अंदर फिल होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। तो हायर एनर्जी स्टेट से जब कम बैक होंगे तो उसका कंप्लीमेंट्री, जो इन्होंने लाइट एब्जॉर्ब करी है उसका कंप्लीमेंट्री कलर रेडिएशंस की फॉर्म में निकालेंगे, जो कि हमें क्या दिखाई देगा, कलर के रूप में दिखाई देगा। इस तरह अब अगर ये सारे के सारे फिल हो गए, मान लो यहाँ पर हैं 10 हो गए इसमें सारे में, तो बेटा यहाँ तो कंप्लीट और यहाँ भी कंप्लीट है, यहाँ से यहाँ जा ही नहीं पाएंगे। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल जंप कैसे करें, ऊपर जगह ही नहीं कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लें, लेकिन बात नहीं बनेगी। तो फिर कलरलेस कंपाउंड होंगे। जैसे हमारे पास जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, इनके कंपाउंड कैसे होते हैं, कलरलेस। अच्छा एक बात तो ठीक है, अब हमने कोशिश करी है ये समझाने की कि बेटा जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। कंपाउंड जो बनाते हैं कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं ये। अब जब ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, तो फिर जो सेकेंडियम है, सेकेंडियम है हमारे पास 21 4s2 3d1, ये कलरलेस होता है। अब ऐसा क्यों, जो इसके कंपाउंड है वो कैसे होते हैं, कलरलेस कंपाउंड होते हैं। इसके कंपाउंड कलरलेस होने के पीछे क्या रीज़न है बेटा, अब हमें ये देखना है, या तो कोई एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट में, कोई एलिमेंट ग्राउंड स्टेट में, या फिर मोर ग्राउंड स्टेट कहो, या फिर कहो मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। हमारे पास इन दोनों कंडीशंस में डी की कंडीशन 1 से और 9 होनी चाहिए, अगर ग्राउंड स्टेट में भी देखना है और मोर कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में भी। जैसे सेकेंडियम की ऑक्सीजन स्टेट है +3, क्या है, +3। अब अगर सेकेंडियम का कन्फिग्रेशन देखें तो 4s2 और 3d1।
4s2। अब ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में तो इसमें है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसकी कॉमन है वो +3, 2s वाले गए, एक d वाला गया, तो 4s 0 और 3d 0 बचा। इसमें तो d में एक भी नहीं है, जब d में है ही नहीं तो d के लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करेंगे, तो फिर ये कलरलेस कंपाउंड होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है कि भाई जिंक कैडमियम मरकरी क्यों नहीं बनाते हैं, देखो जैसे मैं जिंक की बात करूं तो जिंक का कन्फिग्रेशन होगा 4s2 3d 10। मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +2, और +2 है तो ये 2 निकल जाएंगे, 4s 0, 3d में अभी भी कितने 10। अब 10 है तो ये नहीं जा सकता ऊपर, ये तो दोनों के दोनों लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और हायर एनर्जी ऑर्बिटल दोनों ही फिल हैं, तो ये कलरलेस होगा। अब अगर मैं बात करूँ जैसे सेकेंडियम में बात करी थी, सेकेंडियम में क्या है बेटा, 2 इसके निकल गए और एक इसके 3 निकल गए, 3 निकलने के बाद डी में 0 रह गया। अब डी में जब 0 है तो डी में एक भी नहीं है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल भी फिल नहीं है और हायर एनर्जी ऑर्बिटल फिल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करेंगे, जंप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। अब तुम्हें अपना ढंग से इस थ्योरी को पढ़ना है। दूसरा मैं एक और इसमें जोड़ देता हूँ थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और जोड़ देता हूँ, या चलो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कल करते हैं, ठीक है। ये कलर्ड कंपाउंड वाली थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड है, बिल्कुल वही है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी यही सारा कुछ आता है कि जो डी ऑर्बिटल है वो डीजेनरेट रहता है, लेकिन अगर कोई एनायन या कोई लिगेंड से अप्रोच करे तो जो डी ऑर्बिटल है वो डीजेनरेट नहीं रह सकता बहुत देर तक, ये स्प्लिट हो जाता है 2 सेट में। 2 सेट में स्प्लिट होने का तरीका डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी पर, कि वो किस तरह से टूटेगा। अब टूटने का पैटर्न देखना है हमें वहाँ से कि किसी ने हमें स्क्वायर प्लेनर के लिए कहा है, टेट्राहेड्रल के लिए कहा है, या फिर हमें ऑक्टाहेड्रल के लिए कहा है। अगर हमें ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछे तो हमारे पास डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग अलग तरीके से होगी, ऊपर लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और हायर एनर्जी ऑर्बिटल में देखना है हमें, ये Eg रहेगा, ये T2g, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल। लेकिन अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल के केस में टूटता है तो बेटा ये अपोजिट हो जाएंगे, ऊपर 3 और नीचे 2, ये टेट्राहेड्रल, ये केवल E रह जाएगा और ये केवल T2 रह जाएगा। एनर्जी इसकी अब लोअर है और इसकी हायर है। और अगर ये स्क्वायर प्लेनर के केस में पूछेगा तो पहले तो ऑक्टाहेड्रल की तरह स्प्लिट होगा, ऊपर 2 नीचे 3 में, और फिर से 2 में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। तो ये तुम्हें पैटर्न पढ़ना है, तुम्हारी बुक में दे रखा है सारा का सारा, एक बार देखना, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो दोबारा पूछना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ढंग से एक बार और बता दूंगा अगर समझ में नहीं आई होगी तो। थैंक यू बेटा।